हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और उसी चैप्टर के आगे चलते हुए जो एक्सरसाइज अगली है उसका नाम है अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या सबसे पहले समझते हैं अप्रमेय संख्या क्या होती है, और उसके पहले अप्रमेय को समझने से पहले हम प्रमेय संख्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमेय संख्या क्या होती है। जो संख्या p/q के रूप में हो लिखी हो किंतु q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए तो उसे हम कहते हैं प्रमेय संख्या। जैसे 2/3 प्रमेय संख्या है, -5/2 प्रमेय संख्या है, और 0/2 प्रमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं 2/0, ये अप्रमेय संख्या है, ये प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है। क्योंकि यहाँ पर q का मान क्या है, 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये q/k के रूप में हो, के रूप में हो, और यहाँ पर q का मान 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, अप्रमेय संख्या, प्रमेय नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं q का मान कितना है, 2, इसलिए ये हो गई तुम्हारी प्रमेय संख्या। याद रखिए ये प्रमेय संख्या है। और अप्रमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना हों और उनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या ना हो, तो उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया √3, यह एक अप्रमेय संख्या है। √5 ये एक अप्रमेय संख्या है। अब लिख लिया। अब यहाँ पे ये समझिए आप, इनका अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिनका वर्गमूल पूर्णांक ना हो यानी पूर्ण ना हो तो उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। किंतु याद रखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाई है, पाई एक अप्रमेय संख्या है, पाई एक अप्रमेय संख्या है, और जबकि पाई का जो मान है 22/7, 22/7 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। अब जबकि पाई क्या है, पाई एक अप्रमेय संख्या है। क्योंकि पाई का अगर कैलकुलेट करोगे 3 कुछ इसका पॉइंट आएगा, क्योंकि ये लिखा है p/q के रूप में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए प्रमेय संख्या हो गई। लेकिन पाई एक क्या होगी, अप्रमेय संख्या है, याद रखिए, ठीक है। और एक जैसे 0/2 है, यहाँ पे 0/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2 से अगर भाग करना है 0 को तो कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, यानी इसलिए कट जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 0/2 है, अगर मैं लिखता हूँ 2/0 तो ये कैसे आएगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान इनफाइनिट हो जाएगा, यानी 0 से भाग करेंगे 2 को कभी भी नहीं कटेगा। ये ज़िंदगी में कभी भी कटने वाला नहीं है, इसलिए कभी 2 आएगा ही नहीं, इसलिए इसका मान क्या होगा, इनफाइनिट ही रहेगा। याद रखिए दोस्तों, प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या को पढ़ लीजिए कायदे से। और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि अप्रमेय संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है, जिसके लिए मैं आगे इन क्वेश्चनों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका आगे मैं जिक्र करूँगा। ओके भाई। हेलो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है अगला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखिए। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, यहाँ से देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसके विपरीत, माना इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं इसके विपरीत क्या है, एक √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b,
a बटे b। अब यहाँ पर इसकी विशेषता लिखते हैं जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और किंतु b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि a और b सहअभाज्य संख्या हो और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने मान लिया। तो ये क्या है, ये जो परिभाषा है ये परिमेय संख्या की परिभाषा, ये मैंने मानी है क्या कि a b सहअभाज्य संख्या है किंतु b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं इनका करता हूं दोनों पक्षों का, पहले इधर लाता हूं इसको। a बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे वाला b जाएगा गुणे में, यानी क्या हो जाएगा, इसको a बराबर लिख लेता हूं b√3। अब लिखता हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इनका वर्ग करता हूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर √3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 3। अब यहाँ से हमें देखने को मिलेगा ये कि मतलब जो a स्क्वायर है वो क्या है, अगर b स्क्वायर को 3 से गुणा करोगे तब जाके इसके बराबर हो पाएगा। इसका मतलब यही है कि b स्क्वायर को जब 3 से गुणा करोगे तब a स्क्वायर के बराबर होगा। ये इससे ये भी पता चलता है, इसका मतलब कि a स्क्वायर भी कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। यानी ये इसके गुणनखंड हैं, b स्क्वायर और गुणे 3 ये इसके गुणनखंड है, अर्थात a स्क्वायर भी कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। बिल्कुल, तो किसके बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे हम गुणनखंड नहीं लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई भी एक संख्या ले लो जो 8 को विभाजित कर देगा। अब 9 के गुणनखंड क्या लिखोगे, 9 3 गुणे 3। अब इसका मतलब क्या है कि ये संख्या इन 3 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड ही। तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर भी क्या है, b स्क्वायर इंटू 3 है। इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर भी 3 से कटेगा। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब इसका स्क्वायर विभाजित है तब बिना स्क्वायर के भी विभाजित होगा। यानी क्या हो जाएगा, a भी 3 से विभाजित होगा। याद रखिए, ठीक है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 होता है, ये 2 से कटेगा। अगर हम बिना स्क्वायर के भी लिखें 8 तो भी 8 ये 2 से कट जाएगा। तो याद रखिए, इसका स्क्वायर अगर 3 से विभाजित होता है तो बिना स्क्वायर के भी ये 3 से विभाजित होगा। तो अगला देखते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। स्टेप अगला क्या है, मान लेते हैं, माना a बराबर 2 3c मान लेते हैं, 3c। a बराबर मान लिया मैंने यहाँ पर 3c, क्योंकि ये मान लेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। तब क्या हो जाएगा, तब a स्क्वायर का मान a की जगह कितना हो जाएगा, 3c का स्क्वायर बराबर कितना है, b स्क्वायर इंटू 3। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c ही रहेगा, b स्क्वायर इंटू 3। 3 से काटोगे 3 1 3, अब 3 3 जा 9, यानी क्या होगा, 3c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि मतलब b स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि a स्क्वायर किससे था, 3 से विभाजित, ऐसे ही b स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 3 से। तो यहाँ पर देखेंगे आगे, अतः b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब इन दोनों तथ्यों से हमें क्या पता चला कि मतलब b और a ये दोनों से कम एक गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए a व b से कम 3 उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है,
कम से कम कितना है 3 है, यानी दोनों से कितना है कम से कम 3 गुणनखंड उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या। किंतु क्या लिखेंगे, किंतु यह तथ्य विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब पहले ये समझिए क्या है, मतलब इसका ये विरोध हो रहा है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, चूंकि हमने मान रखी है यहाँ पर, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका विरोध हो रहा है तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ओके वाइस।